Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 6th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Early Childhood Care and Education. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर से आप क्या समझते हैं। इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप एक्सक्लूसिवली विद इन अ फैमिली फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप देखें जनरली तो स्टार्टिंग के कुछ साल बच्चा अपनी फैमिली में रह के ही बड़ा होता है, जनरली यही होता है। इन सम इंस्टेंसेस वेयर द मदर इज़ वर्किंग आउटसाइड द होम द केयर ऑफ द चाइल्ड वॉज यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर फीमेल ऑफ द हाउस होल्ड who lived with the family permanently as in the joint families or temporarily resided with the family for support in child care। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे मदर घर से बाहर काम करती है वहाँ पे जो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जनरली किसी अनदर फीमेल की होती है जो कि उसी घर का हिस्सा होती हैं या उसी घर में रहती हैं परमानेंटली। जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में होता है ना कि अगर मदर वर्किंग है तो कोई दूसरी फीमेल जो कि उसी घर में रह रही हैं वो बच्चे की केयर करती है। और अगर हम टेम्पररी बेसिस पे बात करें तो फैमिली में ही किसी न किसी को रखा जाता है घर पे बच्चे की केयर करने के लिए। In recent times, there has been an increasing need for the provision of institutional child care। तो आज के समय में इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखो चाइल्ड केयर तो आप जानते ही हो, इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर का ये मतलब होता है कि बच्चे को किसी न किसी संस्था में किसी न किसी इंस्टीट्यूट में रखा गया है केयर के लिए, जिसको क्रच बोलते हैं, जिसको डे केयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मदर के ना रहने पे चाइल्ड की केयर की जाती है। ठीक है, द क्रच और फैमिली केयर इज़ प्राइमरली सीन एज सब्सटीट्यूट फॉर द मदर प्राइमरी केयर गिवर। देखो मदर क्या है, प्राइमरी केयर गिवर है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे की देखभाल करती है वो मदर ही होती है। लेकिन क्रच क्या है या फैमिली केयर क्या है, ये सब्सटीट्यूट है मदर का या प्राइमरी केयर गिवर का सब्सटीट्यूट है, मतलब एक उसका विकल्प है। तो क्रच आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बच्चे को उतना ही केयर मिल पाए जितना उसकी माँ देती है। ठीक है, लगभग उस लेवल को पाने की कोशिश की जाती है, मदर वाले केयर के लेवल को। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों आजकल ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर अ चाइल्ड एट दिस एज इज़ वन दैट इज़ सेफ, सिक्योर, लविंग विद अ वेराइटी ऑफ पीपल एंड प्ले मटेरियल्स, टॉय और नेचुरल, एंड द प्रेजेंस ऑफ अ केयरिंग अडल्ट, वेदर इट इज़ द मदर, ग्रैंड पेरेंट और अ प्री स्कूल टीचर और अ सिबलिंग। तो देखो बच्चे को अच्छे से बढ़ने के लिए, बच्चे को सेफ़ और सिक्योर रहने के लिए ज़रूरी है कि जो इन्वामेंट है केयर गिविंग का, वो ऐसा हो जो कि लर्निंग वाला हो, जहाँ पे बच्चे को सिखाया जा सके, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो उसकी जो लर्निंग है वो बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट इन्वामेंट मिलना चाहिए लर्निंग के लिए। साथ ही साथ जो इन्वामेंट है वो सेफ़ और सिक्योर भी होना चाहिए, लविंग भी होना चाहिए और वहाँ पे बहुत सारे लोग होने चाहिए और खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी होने चाहिए, चाहे वो बहुत सारे मटेरियल भी होने चाहिए, चाहे वो खिलौने हो या नेचुरल मटेरियल का भी कभी कभी यूज़ होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ अ केयरिंग अडल्ट, एक केयरिंग अडल्ट ज़रूर होना चाहिए जो बच्चे को लगातार देखता रहे, उसकी केयर करता रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये केयर गिवर या तो मदर हो सकती है, या तो कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, या तो कोई प्री स्कूल टीचर हो सकता है, या कोई भाई बहन भी, सिबलिंग भी हो सकता है। ठीक है, द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड द प्ले वे मैथड विच मेक्स लर्निंग इंजॉयबल इज़ आइडियली सूटेड फॉर यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा लर्निंग का मेथड कौन सा है, वो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, या जिसको हम प्ले वे मेथड भी बोलते हैं, कि खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाता है ताकि लर्निंग कैसी हो जाए, इंजॉयबल हो जाए, बच्चा इंजॉय करे लर्निंग को। Children enjoy the company of other children and learn very quickly to do things that often surprise even the parents। जब बच्चा दूसरे छोटे बच्चों के साथ होता है, अपने ही सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ, तब वो तेज़ी से सीखता है, उसकी लर्निंग की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और कभी कभी वो ऐसी चीज़ें भी सीख लेता है जो कि हो सकता है उसके पेरेंट्स को भी सरप्राइज़ कर दे। शायद पेरेंट्स को भी वो उम्मीद ना हो कि बच्चा उतना भी सीख सकता है, उतना ज़्यादा सीख सकता है। तो क्रैच में रखने का, छोटे बच्चों के साथ रखने का फ़ायदा तो होता ही है। For children who live in difficult circumstances or who may need additional support for learning, a good preschool environment is known to be very beneficial।
तो ऐसे छोटे बच्चे जो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं या जिनको एडिशनल लर्निंग की ज़रूरत है, जो फिज़िकली या मेंटली थोड़े चैलेंज्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाता है। कहाँ पे? प्री स्कूल में या क्रेचेस में या डे केयर में। इट डज़ नॉट मीन दैट चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू द नर्सरी स्कूल आर नॉट लर्निंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे नर्सरी स्कूल में या प्री स्कूल में नहीं जा रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। हर बच्चा नेचुरली सीखता है। All children learn naturally. Preschool experience help to enhance the child's exposure to other adult and other environment and materials, and more importantly to prepare the young children for schooling. तो यहाँ पे प्री स्कूल में भेजने का ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा प्री स्कूल में नहीं जा रहा है वो नहीं सीख पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा घर पे भी सीख लेता है। लेकिन प्री स्कूल क्या करता है, बच्चे को सीखने के मौके थोड़े ज़्यादा देता है। बच्चा जो है वो उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा लोगों से मिलता है। अब उसके घर पे क्या थे, सिर्फ उसके मम्मी पापा या घर के लोग थे ना, यहाँ वो अदर एडल्ट से मिलता है, साथ ही साथ अदर बच्चों से भी मिलता है जो उसके सिबलिंग्स नहीं हैं। इसके अलावा वहाँ पे उसको इन्वायरमेंट भी घर से थोड़ा अलग मिलता है। ऐसे मटेरियल मिल सकते हैं जो कि घर पे शायद ना हो। और बहुत अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। बच्चा यहाँ पे इतना चीज़ सीख लेता है कि वो आराम से स्कूल जाने लगता है। जैसे अगर बच्चा पहली बार आप उसको डायरेक्ट स्कूल भेजोगे तो शायद वो उस माहौल में उतने अच्छे से एडजस्ट ना कर पाए। लेकिन छोटा बच्चा जब वो प्री स्कूल में जा रहा है तो जब वो स्कूल भी जाएगा ना तो वो आराम से उसमें उस माहौल में एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि उसने सीखा है कि कैसे स्कूल में बैठना है, कैसे बाकी बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे टीचर्स के साथ बिहेव करना है। In several communities, especially those living in remote areas or those with fewer resources at their disposal, older children who are of school going age are often given the responsibility for the care of young ones as parents go out for the work. देखो रिमोट एरियाज़ में क्या होता है कि लोगों के पास इतने रिसोर्स नहीं होते, पेरेंट्स को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली को चला पाए। उस सिचुएशन में क्या होता है कि छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई बहन को दे दी जाती है। मतलब घर का जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चों को संभालता है जब पेरेंट्स काम से बाहर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि छोटे बच्चे की तो केयर हो जाती है, शायद उतने अच्छे से ना हो, लेकिन जो बड़ा बच्चा है ना वो भी स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि वो स्कूल जाने की एज का है। और यहाँ पे स्कूल जाने की बजाय वो क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा है। तो इस तरह से दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, छोटे वाले पे भी और बड़े बच्चे पे भी। Therefore, institutional care for young children is beneficial for the older child as well, since she is released from the task of child care and can attend school. तो इस तरह से जब इंस्टीट्यूशनल केयर दी जाएगी छोटे बच्चे को तो ये बड़े बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि अब वो फ्री होगा, उसको अब अपने भाई की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और वो स्कूल जा पाएगा। Further, these services also provide the intervention in nutrition health besides learning as and when there is a requirement. तो यहाँ पे जो ये क्रेच है या प्री स्कूल है या डे केयर है, यहाँ पे क्या किया जाता है, सिर्फ बच्चे की केयर ही नहीं की जाती, बच्चे को की न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाता है, उसकी हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। तो उसकी लर्निंग के साथ साथ उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। अगर ज़रूरी हो तो उसको उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा भी किया जाता है। ठीक है, जैसे आंगनवाड़ी आपने सुने होंगे, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को प्री स्कूल वाली सुविधाएं भी मिलती है, साथ ही साथ बच्चे को लगातार न्यूट्रिशनल केयर भी मिलती है और बच्चे की असेसमेंट भी होती है कि उसकी बॉडी ग्रोथ कैसी है, उसका वज़न, उसकी हाइट और उसकी एज के हिसाब से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेजर की जाती हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू इनेबल हिम हर टू रियलाइज द पोटेंशियल। छोटा बच्चा यहाँ पे उसको डेवलपमेंट के इतने अवसर मिलते हैं कि उसको अपना पोटेंशियल का पता चलता है, उसकी क्षमता क्या है उसका बच्चे को पता चलता है। बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चा कितनी क्षमता रखता है अपने अंदर। प्रिपरेशन फॉर द स्कूल, उसको स्कूल के लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं।
क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अब उनको बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और चिल्ड्रन को तो सपोर्ट मिल ही रहा है। लर्निंग के अलावा भी उसके हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं, और अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। डे केयर एंड क्रचेस आर यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम्स। ये जो डे केयर और क्रचेस हैं ये ऑल डे प्रोग्राम्स हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, उनको लर्निंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। टीचर्स एंड हेल्पर्स इन दीज प्रोग्राम्स नीड टू बी स्पेशली ट्रेंड फॉर द केयर ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, देयर सेफ्टी, देयर फीडिंग, टॉयलेट हैबिट्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल नीड्स एंड लर्निंग। तो जो भी टीचर और हेल्पर इन प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं उनको स्पेशली ट्रेंड होना होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको खाना खिलाना, टॉयलेट हैबिट्स को उनमें डालना, लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना, सारे तरह के जितने भी इमोशनल सोशल उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करना, साथ ही साथ उनको लर्निंग भी कराना, ये सब करने के लिए स्पेशली ट्रेंड लोगों की ही ज़रूरत होती है। द चाइल्ड बिटवीन 2 and 3 इज़ समटाइम्स रिफर टू एज अ टोडलर। तो जो 2 से 3 साल के बीच का बच्चा होता है उसको टोडलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब चलते हैं ना तो इनकी जो वॉक होती है थोड़ी सी जंपी वॉक होती है, इसी वजह से इस एज के बच्चों को टोडलर बोला जाता है। For this program, a teacher need to be specially trained as a pre-school or nursery school teacher. तो इसके लिए जो ट्रेनिंग मिलती है उसको वो ट्रेनिंग प्री स्कूल टीचर और नर्सरी स्कूल टीचर के रूप में मिलती है। इन लोग का कोई कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है जो कराया जाता है, स्पेशली ट्रेंड किया जाता है इन लोगों को, ताकि ये लोग इन बच्चों को समझ पाएँ, उनकी नीड्स को समझ पाएँ। Some preschools for young children are often called Montessori schools. कुछ प्री स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए है उनको Montessori स्कूल भी बोला जाता है। These are schools based on the principle of early childhood education as outlined by a well-known एजुकेशनिस्ट मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी के नाम पे ही इन स्कूल्स का नाम रखा गया है, और यहाँ पे भी छोटे बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती है। Government of India has addressed the needs of this age group by offering preschool education through the Anganwadis that operated under its ICDS. तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर ही आंगनवाड़ी आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंगनवाड़ी को ही रखा है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, ताकि छोटे बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, और ये आंगनवाड़ी किसके अंडर में काम करता है? ICDS के अंदर में काम करता है। देर आर आंगनवाड़ीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। तो ये जो आंगनवाड़ीज़ हैं ये अर्बन एरियाज़ में भी आपको देखने को मिलेंगी, रूरल एरियाज़ में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एज पर द NCF 2005 पब्लिकेशन ऑन ECCE द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ECCE आर। तो NCF 2005 के अनुसार ECCE के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम देखेंगे कि क्या क्या इनको मतलब गाइडलाइन इनके लिए दी गई है। पहला तो है प्ले एज द बेसिक ऑफ लर्निंग। बेसिक ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए? प्ले होना चाहिए, मतलब बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए। आर्ट एज द बेसिक ऑफ एजुकेशन। बच्चे को एडुकेट करने के लिए आर्ट का सहारा लेना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग। अगर बच्चे की सोच थोड़ी अलग है तो उसको पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसका क्या आइडिया है। तो बच्चे को सोचने का मौका देना चाहिए, साथ ही साथ उन आइडियाज़ को सुनना भी चाहिए। प्रिमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ को नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को प्रिमेसी दी जाती है, महत्व दिया जाता है, ताकि बच्चा किससे सीखे? अपने एक्सपीरियंस से सीखे। देखो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो वहाँ पे टीचर हैं, उनको पता है ना सारी चीज़ें, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पे नहीं दिखाते, बच्चे पे कुछ चीज़ थोपते नहीं हैं। वो बच्चे को मौका देते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखे। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग सिर्फ हेल्प करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलियरिटी एंड चैलेंजेस इन एवरीडे रूटीन। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस बच्चे फेस करेंगे उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। बच्चे उनसे फेमिलियर होते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस उनको देखने को मिलेंगे, डेली रूटीन में क्या क्या चैलेंजेस उनको आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन। तो ये यहाँ पे प्री स्कूल में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का इंटरेक्शन होता है, दोनों तरह से बातचीत बच्चों से की जाती है। क्योंकि फॉर्मल बातचीत क्यों ज़रूरी है बच्चों के साथ? ताकि बच्चा स्कूल में जाए तो उसको पता हो कि कैसे टीचर से बात करनी है।
और इनफॉर्मल इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चे को ये ना लगे कि वो किसी फॉर्मल जगह पे आ गया है। उसको ये लगना चाहिए कि वो घर जैसी सिचुएशन में ही है, वो अपने लोगों के पास ही है। ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल सोर्सेस, तो जो भी सोर्सेस हैं वो टेक्सचुअल भी होने चाहिए, मतलब बुक वगैरह भी होनी चाहिए, साथ ही साथ कल्चरल सोर्सेस भी होने चाहिए। जो भी वहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से बच्चों को सिखाना चाहिए। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल्स, आर्ट्स एंड नॉलेज, आसपास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आर्ट अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही बच्चों को नॉलेज दी जानी चाहिए, उन्हीं के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लूरैलिटी, तो जो भी बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वही चीज़ें करानी चाहिए। और कोई भी चीज़ जो भी वहाँ कराई जा रही है, जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और उनमें प्लूरैलिटी भी होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए सीखने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ से बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ से बच्चा बोर हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर कोई एक तरीका जिससे आप बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चा उससे नहीं सीख पा रहा है, तो आपको अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स, तो वहाँ पे बच्चे की हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखा जाता है और उनको हेल्दी हैबिट्स सिखाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द स्किल्स एंड अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल नीड्स टू हैव आर, तो जो ऐसी कुछ स्किल्स जो कि इस प्रोफेशन में लोगों के पास होनी चाहिए अगर वो इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो। एन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट, बच्चों में और उनकी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से बात करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उतना मोटिवेशन भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई छोटे बच्चों के साथ डील नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। स्किल्स फॉर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विद चिल्ड्रन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, देखो बच्चे को आप बुक के थ्रू तो सिखा नहीं सकते, आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ज़्यादा सिखाना है। तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए ताकि आप क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करा पाओ बच्चों से, और वो एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट के हर एरिया से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। enthusiasm for activity like storytelling, exploration, nature and social interaction, तो जो भी प्रोफेशनल है यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसके अंदर उत्साह होना चाहिए एक्टिविटीज़ को लेकर, कि वो कैसे स्टोरी सुनाए, कैसे बच्चों से एक्सप्लोर करवाए, कैसे नेचर और सोशल का इंटरेक्शन करवाए, मतलब कैसे जो आसपास की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को इंटरेक्ट कराए। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करे और बच्चों को सिखाए कि कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, तो इसके लिए बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा और उतना अंदर से प्रोफेशनल के अंदर उत्साह भी रहना चाहिए। विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेरी, छोटे बच्चे इस एज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो प्रोफेशनल है उसके अंदर चाह होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना आना चाहिए। बी एनर्जेटिक एंड प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटी फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो लंबे समय तक छोटे बच्चों के साथ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्टिव रहोगे तभी बच्चा आपके साथ इंटरेस्ट लेगा, आपके साथ खेल पाएगा। तो थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और ये ध्यान रख के इस फील्ड में आना चाहिए कि आपको लंबे समय तक एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस फील्ड में अगर कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो पहला है अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ सब्जेक्ट दैट हैज़ चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या 12th प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्सेज इन द फील्ड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, 12 के साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो 12 के बाद आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो। उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है आपके पास वो यहाँ पे बताया गया है। तो टीचर इन नर्सरी स्कूल में आप टीचर बन सकते हो। केयर गिवर इन डे केयर सेंटर्स एंड क्रेचेस, जो भी डे केयर सेंटर्स हैं, क्रेचेस हैं, वहाँ पे आप केयर गिवर बन सकते हो। टीम मेंबर फॉर प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए अगर कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप टीम मेंबर के रूप में काम कर सकते हो। प्रोफेशनल टू प्लान एंड प्रमोट कैंपेन
और सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर छोटे बच्चों के लिए कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, कोई सर्विस दी जा रही है, तो वहाँ पे भी आप प्रोफेशनल बन सकते हो, वहाँ पे भी आप प्लानिंग में काम कर सकते हो, उस कैंपेन को प्रमोट करने में काम कर सकते हो। ठीक है। एंटरप्रेन्योर इन चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो भी चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप कैंप लगवा सकते हो, एजुकेशन पिकनिक ऑर्गेनाइज करा सकते हो, ऐसा कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो जो एजुकेशन पिकनिक ऑर्गेनाइज कराता हो। एक्टिविटी क्लब्स स्टार्ट कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए। प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का क्रेच, अपना खुद का डे केयर सेंटर खोल सकते हो। हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हो, अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो इसमें आप जो है पोस्ट डिप्लोमा या कोई डिग्री ले सकते हो। लेटर डॉक्टरल डिग्री विथ रिसर्च इन द फील्ड, इस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हो, आप डॉक्टरल डिग्री भी ले सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।